ये तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए मेरी तजवीज़ है। तुम खुद उसको घेर कर पकड़ना चाहो तो तुम्हें उसकी पूरी आज़ादी हासिल होगी। हम में से कोई तुम्हारी राह नहीं रोकेगा। सैटेलाइट फ़ोन वाला काम का आदमी कौन है? मैंने फिर एक टेढ़ा सवाल कर दिया। मकामी है और हमारे एतमाद का आदमी है। वो ज़रूरत से ज़्यादा बताने का फैसला कर चुका था। तुमने मेरे इनकार की सारी राहें मसदूद कर दी हैं। अब बताओ कि मुझे क्या करना होगा। मैंने गहरा सांस लेकर कहा। वंडरफुल। उसकी बेसाख्ता आवाज़ आई। कर्नल तुम ग्रेट हो। यह फैसला आने वाला वक्त करेगा कि कौन क्या है। बहरहाल अब मैं महदूद अंदाज में तुम्हारे साथ हूँ। तुमको अंदाज़ा नहीं है कि तुमने कितना बड़ा फैसला किया है। वर्जीनिया और वाशिंगटन में STF को नाकाबिले तस्खीर समझा जाता है। इसके अरकान मर सकते हैं, टूट नहीं सकते। तुमने अपने ज़मीर की आवाज़ पर चलकर इन सब के लिए एक नई राह खोल दी है। यह नई रफ़ाकत तुमको मुबारक हो। यह अंदाज़ा मुझे भी है कि मैंने STF की रवायात से बगावत की है। मैंने पहली मुलाकात ही में तुम्हारे बारे में अच्छी राय कायम की थी, जो इस वक्त दुरुस्त साबित हो रही है। ये बातें बाद में होती रहेंगी। ये बताओ कि अब काम की इब्तिदा कब और कैसे होगी? मैंने कहा। आज शाम 7 बजे होटल पहुंच जाओ। उसने एक 5 स्टार होटल का नाम देकर कहा। वहां का मैनेजर मेरा आदमी है। वो तुम्हें कोबरा से मिलाएगा। ये कोबरा कौन है? मैंने उसकी बात काट कर तहय्युर ज़दा आवाज में पूछा। ये वही सैटेलाइट फोन वाला मकामी है। हिफाजती वजूह की बिना पर वो नकाब पहनता है। तो क्या मैं उसका चेहरा नहीं देख सकूंगा? मैंने उखड़े हुए लहजे में पूछा। मजबूरी है, वो बहुत इज्जतदार आदमी है, किसी के सामने नहीं आ सकता। निक की आवाज में इल्तिजा थी। मैं भी इज्जतदार आदमी हूँ। वहां दोनों एक हमाम में नंगे होंगे, फिर पर्दा कैसा? मैं किसी नकाबपोश से नहीं मिलूंगा। तुम बिला वजह नाराज हो रहे हो। उसकी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। उसे यहीं जीना मरना है। अपनी इज्जत और साख को दाव पर नहीं लगा सकता। होटल का नाम और निक के गुर्गे का मालूम हो जाने के बाद मैं अपनी बात पर अड़ गया था। वो निक के लिए बड़ा कठिन मरहला था। नहीं निक, मेरे लिए नकाबपोश से मिलना बाइस हतक है। वो तुमसे बड़ा नहीं हो सकता। जब तुम मेरे सामने आ सकते हो तो उसे क्या उज़र है? मुझे सफारती तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। वो आम मकामी शहरी है। तुम जानबूझकर क्यों अनजान बन रहे हो? निक की आवाज में बेबसी उतर आई। अव्वल खान मेरे सामने आ खड़ा हुआ। वो जोर जोर से हाथ लहरा कर मुझे अपने बदले हुए रवैये से बाज रखने की कोशिश कर रहा था। वीरा के चेहरे से भी नागवारी के असरात मुतरश्श थे। कुछ देर पहले तक मेरा यही ख्याल था कि मैं निक का एतमाद हासिल करके एक बड़ी कामयाबी के करीब पहुंचने वाला था, लेकिन नकाबपोश कोबरा का जिक्र सुनते ही मेरी खोपड़ी सनक गई थी। सफारती तहफ़्फ़ुज़ से कुछ नहीं बनता ना बिगड़ता है। यह सरासर एतमाद का मामला है। जो शख्स अपनी शनाख्त के मामले में मुझ पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है, मैं उसके सामने खुद को कैसे बेनकाब कर सकता हूँ? वो किसी वक्त भी गायब होकर मुझे बेमौत मरवा देगा और मैं सिर्फ कोबरा कोबरा करता रह जाऊंगा। तुम पर कोई बुरा वक्त आया तो तुम मुझे अपने साथ पाओगे। उसने यकीन दिलाया। मुझे बेइख्तियार टाम के अल्फाज याद आ गए। उसने बेन की जुबान से उसके इबरतनाक और मुतवक्का अंजाम के बारे में सुनकर रूखे लहजे में उसकी अजमत को साथ सलाम करते हुए गुड लक कहा था और लाइन से गायब हो गया था। उसने इन बदतरीन लम्हात में गुड लक के इजहार पर बेन का शिकवा सुनने की भी जहमत नहीं की थी। मैंने टाम के वो अल्फाज दैनी बनकर सुने थे। मैं कर्नल दावर के रूप में निक के सामने वो सब नहीं दोहरा सकता था। मैंने तलखी से कहा, मुझे मालूम है कि तुम कहाँ तक मेरा साथ दोगे। दलदल आते ही मुझे धंसता हुआ छोड़कर अपनी सफारती मराद की आड़ में किनारा कची इख्तियार कर लोगे। अगर मुझे अंदाजा होता कि तुम मुझे किसी नकाब पोश कोबरा के हवाले कर दोगे तो मैं हरगिज तुम्हारे साथ ताउन पर आमादा न होता। अब मुझे दुख हो रहा है कि मैंने तुमसे इकरार करके अपना भरम क्यों खो दिया। मेरी निगाहों में अब भी तुम्हारा वही भरम है। तुम मुझसे मुलाकात बाद में कर लेना। तुम कल तक सोच सकते हो। वो अपनी बिगड़ी हुई बाजू को संभालने की कोशिश कर रहा था। मैंने सख्ती से इनकार कर दिया। मैं एक नकाबपोश से हरगिज नहीं मिलूंगा। तुम चाहो तो मुझे उसके सैटेलाइट फोन का नंबर दे सकते हो। आवाज का मुकाबला आवाज से हो सकता है। मैं उससे बात कर लूंगा। कर्नल, तुम बहुत चालाक हो या फिर हद से ज्यादा जज्बाती हो। मैं तुम्हें फोन नंबर देने का खतरा मोल नहीं ले सकता। वो मेरी जुबान से निकल गया और फिर तुम किसी बात पर अड़ गए तो मैं क्या करूंगा? मालूम होता है कि तुम मेरे साथ समझौता करने के बारे में संजीदा नहीं हो। मैं चालाकी दिखाना चाहता तो तुमसे पूरी बात उगलवाने के बाद आंखें दिखाता। मुझे सिर्फ कोबरा के नकाब पर एतराज है। तुम उसका नकाब उतरवा दो, मैं उससे मिल लूंगा। मैंने इसरार किया। अचानक स्पीकर फोन पर उसका हल्का सा कहका गूंजा, फिर उसकी आवाज आई। मैं तुम्हारी नीयत परखना चाह रहा था, जो अब खुलकर मेरे सामने आ गई। कोबरा किसी का नाम है और ना मैं किसी नकाबपोश को जानता हूं। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने मुख्तसर सा जवाब दिया। उसकी खोखली आवाज से सबको अंदाजा हो गया था कि यकायक बात बिगड़ने से वो बौखला गया था और झूठ बोलकर कोबरा नामी पुरस्रार नकाबपोश के तज़किरे को धुंधलाने की कोशिश कर रहा था।
अव्वल खान मायूसाना अंदाज में अपना सर झुकाकर दोबारा अपनी जगह पर बैठ चुका था। इस वक्त मैंने ये अंदाजा लगा लिया है कि तुम हमेशा मेरे हरीफ रहोगे, कभी हलीफ नहीं बन सकोगे। अपनी तौहीन और तजलील के मुकाबले में मुझे इस पर जरा भी मलाल नहीं है। मैंने बेपरवाही से कहा, अब तुम ये ना कह बैठना कि होटल का मैनेजर तुम्हारा आदमी नहीं है। तुम नकाबपोश के जिक्र से इनकार कर सकते हो क्योंकि उसकी कोई शनाख्त नहीं है। मैनेजर के बारे में तुम्हारी ये कलाबाजी नहीं चल सकेगी। उसकी जख्म खोरता से गुर्राहट सुनाई थी। तुम्हारे जताने से पहले मुझे एहसास हो गया था कि मेरी कमान से गैर जरूरी तीर निकल चुका है। किस्मत आजमा लेना, नतीजा सामने आ जाएगा। स्पीकर फोन पर आने वाली क्लिक की आवाज से सबको अंदाजा हो गया कि निक ने झल्ला कर रिसीवर रख दिया था। यह बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। मैंने फोन का बटन नाफ करते हुए तेजी से कहा, जल्दी से होटल के मैनेजर का नंबर तलाश करो। मेरे लहजे में कोई ऐसी बात थी कि वीरा बौखला कर टेलीफोन डायरेक्टरी के लिए दौड़ गई। गजाला ने घबरा कर अपनी जगह छोड़ दी। क्या बात है, तुम यकायक इतने परेशान क्यों हो गए? अव्वल खान ने पुरतशवीश लहजे में मुझसे सवाल किया। इनकी परेशानी दुरुस्त है। गजाला की आवाज से फिक्रमंदी झलक रही थी। इसने कहा, अब होटल के मैनेजर की जिंदगी खतरे में है, वो इसे मार डालेंगे। तो क्या उसे खतरे से आगाह करने जा रहे हो? अव्वल खान ने चौंक कर पूछा। निक को गलती का एहसास हो गया है, वो बहुत तेजी से अपनी गलती का अजाला करने की कोशिश करेगा। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैंने कहा। फिर भी ये कोशिश कर लेने में क्या हर्ज है? अव्वल खान ने तेजी से रिसीवर उठा लिया। निक के किसी आदमी के इस तक पहुंचने से पहले उसे क्यों ना उठवा लिया जाए? वो भी एक मुतबादल राह थी, मगर मेरा अंदाजा था कि हमारे पास इस पर अमल करने के लिए वक्त नहीं था। हमें होटल के मैनेजर के नाम का इल्म नहीं हो सका था। मैं उसे कितनी ही दर्दमंदी से खतरे से आगाह करता, वो एक अजनबी की वार्निंग पर लामुहाला आंखें बंद करके यकीन नहीं कर सकता था। वो खतरे की तौसीक के लिए फौरी तौर पर होटल से फरार और फिर रुपोशी की राह इख्तियार करने के बजाय निक या कोबरा से रजू करता। वो दोनों उसे कोई गलत मशवरा देकर अपने चुंगल में फांस लेती। ऐसी सूरत में दुनिया की कोई ताकत उसे मौत के बेरहम हाथों से नहीं बचा सकती थी, मगर फिर भी उसे फोन पर खतरे से आगाह करना जरूरी था। शायद वो किसी तस्दीक के बगैर फरार की फौरी राह इख्तियार कर ही लेता। हम किसी न किसी तरह उस तक पहुंच सकते थे। वो निक और कोबरा के राबते और एतमाद का आदमी था। वो हमारे हाथ आ जाता तो इन लोगों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता था। निक को शायद कोई जिस्मानी नुकसान नहीं पहुंचता, मगर हम कोबरा के बारे में अहम मालूमात हासिल करके उसके शहर को तहस नहस कर सकते थे। वो दोनों तरफ से जान की बाजी लगा देने का मामला था। वीरा को मोटी डायरेक्टरियों में होटल का नंबर तलाश करने में जरा सी ताखीर हुई। इस दौरान में अव्वल खान ने स्टेशन 4 के रेडियो रूम को हदायत दे दी थी कि स्टेशन से बाहर मौजूद हर यूनिट के लिए वायरलेस पर पैगाम नशर करके होटल से करीब तरीन मौजूद फर्द या पार्टी को फौरी तौर पर होटल पहुंचने और फिर वहां से हर कीमत पर मैनेजर को उठा लाने का हुक्म दे दिया जाए। उसने अपने रेडियो ऑफिसर से बहुत मुख्तसर और काम की बात करके फोन बंद कर दिया था। वीरा होटल के मुतअद्दिद फोन नंबरों वाला सफ़ा खोल कर लाई तो मैंने तेजी से एक नंबर मिला लिया। इस सफ़े पर होटल मैनेजर का डायरेक्ट नंबर नहीं था, लेकिन उसका नाम अर्जुन कुमार दर्ज था। इसका नाम पढ़कर मेरे दिल में एक चिंगारी सी सुलग उठी। उसके नाम से उसके मजहब का इजहार होता था। मैं ये समझने से कासिर था कि पाकिस्तान में रहने, बसने और पैदा होने वाले बाज तालीम याफ्ता हिंदू अपने वतन से मुखलिस क्यों नहीं थे। विजय त्रिपाठी, राजू और सेठी की साजिशें मेरे लिए काबिल फहम थीं। वो भारतीय शहरी थे और वहां से दहशतगर्दी का मिशन लेकर पाकिस्तान आए थे। हमारी सरजमीन पर वो जो कुछ कर रहे थे वो उनके फराइज मनसबी में शामिल था, लेकिन पाकिस्तान से बगावत करके दुश्मनों से गठजोड़ करने का चोपड़ा और अर्जुन कुमार का रवैया मेरे लिए नाकाबिल फहम था। ऑपरेटर के सवाल के जवाब में मैंने अपना नाम कर्नल शाह बताकर अर्जुन कुमार से बात करने की ख्वाहिश जाहिर की। अपने मफरूजा नाम के साथ कर्नल का साबका लगाकर मैंने ऑपरेटर के लिए अहमियत का तासुर पैदा करने की कोशिश की थी। इस पर मेरे नाम का खातिर खा असर हुआ। उसने कोई गैर जरूरी सवाल किए बगैर चंद सानियों में लाइन मिला दी और क्लिक की आवाज से लाइन कट गई। मैंने झल्लाकर गुस्से से फोन पर हाथ मारा। मेरी समझ में नहीं आ सका था कि लाइन क्यों कट गई थी। ठहरो, मैं CSD ऑफ करता हूँ, सुल्तान शाह यह कहता हुआ हमारे कमरे की तरफ दौड़ गया। मैं मायूसाना अंदाज में क्रैडल दबा कर बैठ गया। इस वक्त मेरे लिए एक एक लम्हा कीमती था। सुल्तान शाह ने फोन कटने के सबब का बर वक्त अंदाजा लगाकर खासा वक्त बचा लिया था। शायद उसने अंदर उभरने वाली CSD के बजर की हल्की सी आवाज सुन ली थी। ऑफ कर दिया। सुल्तान शाह ने कमरे ही से हाँक लगाई और मैंने दोबारा वही नंबर मिला लिया। ओह सर, शायद लाइन ड्रॉप हो गई थी। मेरा नाम सुनते ही ऑपरेटर ने मुआज़रत खाना अंदाज में कहा और दोबारा लाइन मिला दी। यस कर्नल साहब, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? सिलसिला मिलते ही मेरे कानों में एक तवाना और शगुफ्ता आवाज आई। अपनी जान की फिक्र करो, मैंने किसी तमहीद के बगैर उजलत में कहा। इस वक्त निक और कोबरा यकायक तुम्हारे खून के प्यासे हो गए हैं।
सही सूरत हाल के इजहार के लिए वो मुख्तसर तरीन अल्फाज हो सकते थे। मुझे उम्मीद थी कि वो मेरी बात समझ लेगा। आपको ये बात कैसे पता चली? मैनेजर की तरफ से सवाल किया गया। मेरी वार्निंग के नतीजे में उसकी आवाज से सारी शगुफ्तगी रुखसत हो गई थी। अहमक आदमी, इन सवालों को छोड़ो और दफ्तर के पिछले दरवाजे से निकलकर भाग जाओ। तुम्हें मारने वाले किसी भी लम्हे तुम तक पहुंच सकते हैं। लम्हे भर के लिए लाइन पर गहरी खामोशी रही, फिर यकायक फोन बंद हो गया। मैंने निक और कोबरा के नाम एक साथ इस्तेमाल कर डाले थे। अगर वो इनमें से किसी एक से भी वाकिफ था तो उसे अंदाजा हो जाना चाहिए था कि मेरा फोन बेबुनियाद नहीं था। उसने मेरी पूरी बात सुनने के बाद जिस तरह कुछ कहे सुने बगैर फोन बंद किया था, इससे मुझे उम्मीद हुई थी कि उसने मेरी बात पर एतबार कर लिया होगा। हम दोनों ने अपना अपना काम कर लिया। अव्वल खान मुझसे मुखातिब था। अब बताओ कि निक से बात करते करते तुम अचानक क्यों भड़क गए थे? नकाब के पीछे रा का कोई एजेंट या ब्लैक कैट भी हो सकता था। मैंने जवाब दिया, यह खतरा तो नकाब के बगैर भी था। निक की मार्फत तुमसे मिलने वाला कोई दोस्त नहीं हो सकता था। अव्वल खान ने दलील थी। वो तरीकाकार बहुत खतरनाक था। इसमें मेरे बचने के इम्कानात न होने के बराबर होते। फिर तुमने निक से किसी समझौते पर आमादगी क्यों जाहिर की थी? अव्वल खान ने हैरत से पूछा। मैंने निक और ठाम के साथ मिल बैठने की उम्मीद में वो सारी बात आगे बढ़ाई थी। जो ही उसने मैनेजर के जरिए कोबरा से मिलने की बात की, मेरा माथा ठिनक गया। ओह, इसका मतलब है कि तुम कोबरा से मिलने के लिए तैयार नहीं थे। नकाब वाली बात को तुमने बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया। वीरा ने सर हिला कर कहा, इस वक्त मैं आंखें बंद करके कोई खतरा मोल लेने के लिए तैयार नहीं हूं। मैंने उसके अंदाजे की तायद की। इनमें से किसी ने मेरी इस एहतियात का सबब दरियाफ्त करने की जरूरत महसूस नहीं की। खुद को नागहानी खतरात से बचाना मेरा फितरी हक था। इसके बारे में कोई सवाल नहीं किया जा सकता था। मैं रा या उसके कारिंदों से जरा भी खौफजदा नहीं था। लेकिन जब से ब्लैक कैट्स का जिक्र चला था, मेरे जहन में एक ख्याल जागुज़ी हो गया था कि सरकारी तौर पर मेरी शनाख्त का कोई रिकॉर्ड न होने के बावजूद रा या उसके किसी शोबे में ऐसे लोग पैदा हो चुके थे जो मुझे पहचान सकते थे। मेरा इनके सामने जाना किसी सूरत में खुदकुशी से कम न होता। नकाबपोश कोबरा या किसी बगैर नकाब वाले शख्स से अचानक सामना करने में ऐसी खतरनाक सूरत हाल रुनमा होने के कभी इम्कानात मौजूद थे। मेरा वो ख्याल बेबुनियाद नहीं था। मैंने गजाला के साथ मजर खान बनकर दिल्ली में काफ़ी वक्त गुजारा था। इस रूप में रा के बहुत से अफसरों और अहलकारों ने मुझे करीब से देखा था। यह मेरी किस्मत की यावरी थी कि जब तक हम दिल्ली में मुकीम थे, हर शख्स मुझे मजर खान समझता था। लेकिन दिल्ली से हमारी वापसी के बाद भारतीय हुकाम पर यह उकदा खुला था कि मजर खान की शख्सियत डैनी का दूसरा रूप हो सकती थी। मजर खान के बारे में भारतीयों ने काफ़ी शिद्दत से प्रोपेगेंडा किया था। इस बारे में पाकिस्तान से मजर खान और डैनी की हवालगी के पुरजोर मुतालबात भी किए गए थे, जो तकनीकी बुनियादों पर ज्यादा मौसर साबित नहीं हो सके। इस मरला पर अमरीकियों ने लैरी हफ के जरिए इस मामले को हवा देने की कोशिश की, वो भी बावजूद नाकाम हो गई। वो पस मंजर बहुत पुराना नहीं था। दिल्ली वालों के जख्म ताज़ा थे। वो मजर खान और डैनी को एक शख्सियत के दो रूप करार दे चुके थे। ये बात यकीनी थी कि वो पाकिस्तान में मेरा सुराग लगाने के लिए ऐसे आदमियों को भेजते जो मजर खान को पहली नज़र में पहचान लेते। मजर खान इनके सामने आता और वो इसी लम्हे डैनी का शिकार कर लेते। इस बारे में मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई थी। मैंने आज खुद किसी को अपने इस अंदेशे से आगाह करना जरूरी नहीं समझा था। लेकिन निक से मामलात तय करते हुए यूं ही किसी अजनबी से रूबरू मुलाकात होने का खतरा पैदा होता नजर आया, मेरे जहन में वो सारे होलनाक अंदेशे यक ब यक जाग उठे थे। भारत वालों के पास मेरी यानी डैनी की आमदोरफ्त का कोई रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन मैं मजर खान बनकर भारत में बाज़ाब्ता दाखिल हुआ था। भारत से मजर खान की वापसी का सिरे से कोई रिकॉर्ड नहीं था। पाकिस्तान ने इसी बुनियाद पर भारत का मुतालबा मुस्तरद करके अपने मजर नामी शहरी की वापसी का मुतालबा दर जवाब आग गजल के तौर पर रिकॉर्ड किया हुआ था। इस अमर में कोई शुबा नहीं था कि दिल्ली जाकर मैंने मुतअद्दिद बड़ी कामयाबियां हासिल की थी, जिनकी बाज गश्त गाहे गाहे सुनाई देती थी। लेकिन सबसे बड़ा खिसारा ये हुआ था कि मुझे देखकर पहचान देने वाले दुश्मनों की एक तादाद वजूद में आ चुकी थी। फिर अब तुम क्या सोच रहे हो? अर्जुन कुमार से तुम क्या काम लेना चाह रहे हो? कुछ देर के तवक्कुफ के बाद अव्वल खान ने पूछा। वो हमारे हरीफों के हाथों मारा गया तो उसका किस्सा फाक हो जाएगा। गद्दार का बेहतरीन अंजाम यही हो सकता है कि वो अपने साथियों के हाथों मारा जाए। वीरा ने मेरी तरफ से नफरत आमेज लहजे में जवाब दिया। वो जिंदा रहा तो हमारे बहुत काम आ सकता है। इसके जरिए हम शायद कोबरा तक पहुंचने में कामयाब हो जाएं। गजाला ने उम्मीद जाहिर की। मुझे उसका इम्कान नजर नहीं आता। मैंने मायूसी से जवाब दिया। हो सकता है कि अर्जुन कुमार ने भी उसे कभी नकाब के बगैर न देखा हो। मुझे अपना पुराना जमाना याद आ रहा है जब मैं ब्लैक क्वीन हुआ करती थी, वीरा ने उदास मुस्कुराहट के साथ कहा। वक्त के बेरहम हाथों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया।
सर से पैर तक चुस्त और काले लिबास को खैरबाद कहने के बाद भी तुम ब्लैक क्वीन ही नजर आती हो। फर्क ये हुआ है कि अब ब्लैक के बजाय वाइट हो गई हो। सुल्तान शाह बोला। हम भटक रहे हैं। अव्वल खान ने दोबारा जुबान खोली। हमें तय कर लेना चाहिए कि हम अर्जुन से क्या तवक्का कर रहे हैं। जिस तरह चोपड़ा हमारे काम आ रहा है वो भी हमारे काम आता रहेगा। देखना ये होगा कि वो क्या कुछ जानता है। इसकी मौत का इम्कान पैदा होने पर तुम यूं बदहवास हुए थे जैसे तुमने उसका कोई बड़ा इस्तेमाल सोचा हुआ हो। वीरा बोली। शायद वो मेरा इस्तरारी रद्द-ए-अमल था। मेरी अब यही ख्वाहिश है कि वो जिंदा हमारे हाथ आ जाए। हदायत जारी करने के तकरीबन निस्फ घंटे के बाद अव्वल खान के मोबाइल फोन पर उसके किसी आदमी की कॉल आ गई। अव्वल खान सुते हुए चेहरे के साथ महज हूं हां करके उसकी बातें सुनता रहा। फिर उसने मायूसाना अंदाज में फोन बंद कर दिया। मेरे आदमी बर वक्त अर्जुन तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो सके। एक पुरस्कार मुलाकाती ने उसे उसके दफ्तर में किसी बेआवाज हथियार से फायर करके मार दिया और खामोशी के साथ होटल से फरार होने में कामयाब हो गया। उसने हमें ताज़ा तरीन खबर सुनाई। तुम्हारा आदमी इस वक्त कहाँ है? मैंने सवाल किया। वो होटल की पार्किंग लॉट से वापस निकल चुका है। वो मुसल्ला था इसलिए होटल में दाखिल नहीं हुआ। इससे पहले पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। उन्होंने होटल से निकलने के तमाम रास्ते सील कर दिए हैं। वो अंदर जाता तो गैर जरूरी बाजपुरस में फंस सकता था। अव्वल खान ने बताया। इसके चेहरे पर रंजो मलाल की कैफियत तारी थी। निक ने शायद मुझसे बात खत्म करते ही अर्जुन को ठिकाने लगाने का हुक्म दे डाला। उसके आदमी ने काबिल रश्क तेजी दिखाई है, मैंने कहा, मगर उस पर अफसुर्दा होने की जरूरत नहीं है। वो कौन था? वीरा ने मुतजस्सिस लहजे में पूछा। क्या अहमकाना सवाल है? सुल्तान शाह बुरा सा मुंह बनाकर बोला। इसका जवाब सिर्फ निक दे सकता है। वो कोई मकामी था। अव्वल खान ने सुल्तान शाह की बात काट कर मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इन इतलात में कुछ फर्क भी हो सकता है क्योंकि मेरे आदमी ने जाए वारदात से दूर रहकर अपने तौर पर बातें मालूम की हैं। कत्ल की वारदातों में हर तरफ इस कदर अफरा तफरी फैल जाती है कि देर तक सही सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो पाती। इस खेल में अभी तक सोबराज का नाम कहीं सामने नहीं आया। सुल्तान शाह ने चौंक कर कहा। फिलहाल अर्जुन के नाम पर इक्तिफा करो, रफ्ता रफ्ता दूसरे नाम भी सामने आ जाएंगे। वीरा ने उसे तलकीन की। अर्जुन का नाम जिस तेजी से सामने आया था उससे ज्यादा तेजी से मिट गया। अब हम कहाँ खड़े हैं? अव्वल खान ने चंद सानियों के बाद पूछा। वो निक और कोबरा या इनमें से किसी के राजों का अमानतदार था। मैंने सोचते हुए बोलना शुरू किया। उसे मारकर इन लोगों ने हर राज को बचा लिया है तो अपनी सरगर्मियां पुराने मामूल के मुताबिक जारी रखेंगे। इनसे कहीं ना कहीं चूक हो गई और हम इनकी गर्दन नाप लेंगे। तुम इस तरह दावा कर रहे हो जैसे इनके पुराने मामूलात से वाकिफ हो। वीरा ने हल्का सा तंज किया। यह अंदाजा तुमको भी हो गया होगा कि वो लोग अर्जुन के जरिए होटल को अपना गढ़ बनाए हुए थे। मैंने कहा। क्या कोबरा के सिलसिले में वो इतनी जल्दी किसी और पर एतमाद कर लेंगे? तुमने तो निक से ये तक नहीं पूछा कि मैनेजर तुम्हें किस कमरे में कोबरा से मिलवाएगा। वीरा बोली। निक पेशावर आदमी है, इस सवाल का जवाब हरगिज नहीं देता। मैनेजर का हवाला देने की गलती इसी पेशावर से हुई थी। ये उसकी मजबूरी थी। तुम ये ना भूलो कि उसने मैनेजर का नाम तक नहीं बताया था। हालांकि इस ओहदे के साथ नाम बताने में कोई हर्ज नहीं था। अभी तुमने इस होटल को इन लोगों की सरगर्मियों का गढ़ करार दिया था। अव्वल खान ने मेरी और वीरा की बहस में दखल देकर पूछा। मैं के सिलसिले में किराए के मकानों का चक्कर बुरी तरह नाकाम साबित हुआ। अगर भारत से ब्लैक कैट्स आए हुए हैं तो उन्हें एक महफूज और मुस्तकिल ठिकाने की जरूरत थी। यह 5 स्टार होटल जिसका मैनेजर इन लोगों से मिला हुआ था इनके लिए बेहतरीन था। हो सकता है कि कोबरा ने भी मुस्तकिल तौर पर इसी होटल के किसी फ्लोर पर कमरा लिया हुआ हो। मुमकिन है कि ब्लैक कैट्स में से किसी ने कोबरा का रूप धारा हुआ हो। वीरा बोली। इम्कानात कुछ भी हो सकते हैं। इन पर सोचकर अपना वक्त बर्बाद न करो। मैंने उसे तुरंत जवाब देकर अव्वल खान से कहा। मतला साफ होते ही अपने कम अज कम एक होशियार आदमी को इस होटल में ठहरा दो। वो वहां चंद मुश्तबा मेहमानों को तलाश करने की कोशिश करे। वो भारतीय हो सकते हैं जो मकामी बनकर होटल में रुके हुए हों।